नमस्ते बच्चों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछले एपिसोड में हमने पुनरावर्तन 4 के बारे में जानकारी प्राप्त की। बच्चों, हमने पिछली जो 4 इकाइयाँ, जिनमें स्वच्छता, हम भारत की शान हैं, खरगोश और हाथी और पहेलियाँ, इन 4 इकाइयों के अनुसंधान में पुनरावर्तन कार्य किया था। आज पुनरावर्तन का दूसरा भाग हम देखने वाले हैं। बच्चों, पिछले एपिसोड में प्रश्न 4 तक की चर्चा हमने की थी। अब आज प्रश्न 5 से आगे बढ़ेंगे। बच्चों, प्रश्न 5 बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बच्चों, इस प्रश्न में आपको कुछ नई चीज़ देखने मिलेगी। बच्चों, यहाँ पर एक ही वाक्य को किस प्रकार से अलग अलग ढंग से पढ़ा जाता है, यह आपको देखने मिलेगा। है ना नई बात? वाक्य एक ही है, लेकिन उस वाक्य में अलग अलग शब्दों पर अगर हम भार देंगे तो उस वाक्य को अलग अलग ढंग से हम उसे पढ़ सकते हैं। तो यह जो प्रश्न है वह इसी प्रकार का है। आइए टीवी स्क्रीन के माध्यम से इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द पर बल देकर वाक्य बोलिए। बच्चों, वाक्य देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ही वाक्य है, परंतु पहले वाक्य में यहाँ शब्द पर बल देना है, दूसरे वाक्य में हमेशा शब्द पर, और तीसरे वाक्य में पानी की शब्द पर हमें ज़्यादा जोर देना है। तो इस प्रकार से तीनों वाक्य को अलग अलग रूप से हम पढ़ पाएंगे। देखिए, यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। देखा बच्चों आपने, एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से हमने सुना। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती है। तो बच्चों, आपने फिर से इस वाक्य को सुना। आइए अगला वाक्य देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इस वाक्य को पहले मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। देखा बच्चों, एक ही वाक्य में अलग अलग शब्दों पर हमने जोर दिया। जैसे कि पहले वाक्य में आज शब्द पर, दूसरे वाक्य में मेरे दोस्त का शब्द पर, और तीसरे वाक्य में जन्मदिन शब्द पर। तो इस प्रकार से एक वाक्य को अलग अलग रूप से हमने देखा। आइए एक बार फिर से देखते हैं। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। आज मेरे दोस्त का जन्मदिन है। ठीक है बच्चों, आपने देखा, एक ही वाक्य को अलग अलग रूप में हमने पढ़ा। आइए अगला वाक्य देखते हैं। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। बच्चों, यहाँ पर आपने एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से सुना। यहाँ पर पहले वाक्य में मैंने शब्द पर भार दिया गया है, दूसरे वाक्य में उपहार शब्द पर भार दिया गया है, और तीसरे वाक्य में कहानी शब्द पर भार दिया गया है। तो इस प्रकार से तीनों वाक्य अलग अलग ढंग से पढ़े जा सकते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। मैंने उपहार देने के लिए कहानी की एक पुस्तक खरीदी। तो बच्चों, इस वाक्य को अलग अलग ढंग से इस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों,
आपने देखा कि एक ही वाक्य को अलग अलग शब्दों पर भार दे करके किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से पढ़ा जा सकता है। आपको भी आपकी इकाइयों में से इस प्रकार के शब्द निकालने हैं, इस प्रकार के शब्द ढूंढने हैं और इस प्रकार के वाक्य ढूंढने हैं और उन वाक्यों में अलग अलग शब्दों पर भार दे करके उसे किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है, इसका प्रयत्न आपको घर पे रह करके करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने वाक्यों को देखा, अलग अलग रूप से उन्हें पढ़ा। बच्चों, हम अपने मम्मी पापा के साथ में, अपने बड़े भाई बहन के साथ में पाठशाला जाते होंगे या तो फिर कहीं बाहर बाज़ार जाते होंगे या फिर घूमने जाते होंगे। तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो किसी न किसी रास्ते का उपयोग करते होंगे। ठीक है बच्चों, और उन रास्तों पर अलग अलग प्रकार के सिंबल अर्थात अलग अलग प्रकार के चिन्ह कभी कभी आपको देखने मिलते हैं और उन चिन्हों की जानकारी शायद हमें नहीं होती है। उन चिन्हों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते पर इस प्रकार के चिन्ह हमारी मदद के लिए ही लगाए जाते हैं। यदि उन चिन्हों को हम जान जाएंगे तो रास्ते पर हमें चलने में या अपनी गाड़ी चलाने में कभी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे चिन्हों को हमें जानना जरूरी है। यहाँ पर प्रश्न 6 के माध्यम से रास्ते पर दिखने वाले ऐसे ही कुछ चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें हमें जानने का प्रयत्न करना है, जो कि आपकी पुस्तक में भी है। आइए स्क्रीन के माध्यम से उन चिन्हों को देखते हैं। नीचे दिए गए संकेतों को पहचानिए। बच्चों, आपको स्क्रीन पर 6 अलग अलग संकेत दिखाई दे रहे हैं, जो कि गुजराती और अंग्रेजी में उनका विवरण लिखा गया है। मैं आपको हिंदी में उनका अर्थ क्या होता है यह बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला चित्र जो कि आप देख रहे हैं, देखिए ये वाला चित्र। यह चित्र क्या बताता है? यह रास्ता सीधा है और यहाँ से एक रास्ता इस तरफ जाता है, जिसका गुजराती अर्थ है फक्त डाबी बाजू वाड़ो, कंपल्सरी अहेड और टर्निंग लेफ्ट, अर्थात सीधे या बाएं चलें। इस चिन्ह का संकेत का अर्थ होता है कि हम सीधे जा सकते हैं या तो फिर बाईं तरफ जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा चित्र है फक्त जमणी बाजू हांको, कंपल्सरी अहेड और टर्निंग राइट। इस संकेत का अर्थ होता है सीधे या दाईं तरफ मुड़िए, अर्थात ये दोनों रास्ते पर हम जा सकते हैं। तीसरा चित्र है फक्त डाबी बाजू हांको, कंपल्सरी कीप लेफ्ट, अर्थात सिर्फ बाईं ओर मुड़े, अर्थात सिर्फ बाईं तरफ जाने का जब रास्ता होता है तब इस संकेत का उपयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, ये अगली निशानी आपको दिख रही है, फक्त डाबी बाजू वाड़ो, कंपल्सरी टर्निंग लेफ्ट, अर्थात सिर्फ और सिर्फ बाईं तरफ जब जाना होता है तब इस संकेत का उपयोग किया जाता है। अगला संकेत है फक्त जमणी बाजू वाड़ो, कंपल्सरी टर्निंग राइट, अर्थात जब सिर्फ और सिर्फ दाईं तरफ मुड़ना हो तब इस प्रकार का चिन्ह हमें रास्ते पर दिखाई देता है। उसके बाद फक्त सीधा जाओ, कंपल्सरी अहेड ओनली, अर्थात सिर्फ जब सीधा जाना हो तभी इस प्रकार का चिन्ह हमें रास्ते पर दिखाई देता है। तो बच्चों, इस प्रकार से इन 6 अलग अलग संकेतों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा अनेकों प्रकार के संकेत आपने रास्ते पर देखे होंगे। तो इसी प्रकार के संकेत और कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। इसके लिए आपको अपने मित्रों की मदद लेनी होगी, अपने बड़े भाई बहन की मदद लेनी होगी और अपने मम्मी पापा की मदद लेनी होगी कि रास्ते पर ऐसे और कौन कौन से चिन्ह या संकेत हमें दिखते हैं जो कि हमें रास्ते पर
चलते समय खूब ही मददरूप होते हैं। ऐसे चित्रों को हमें एकत्रित करना है और अधिक से अधिक जानकारी इनके बारे में हमें प्राप्त करनी है। तो बच्चों, इस प्रकार के चित्र आप ढूंढेंगे और उसका संग्रह करेंगे और अधिक जानकारी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, आइए एक बहुत ही अच्छा चित्र मैं आपको दिखाऊंगा। शायद उस चित्र को आप पिछली इकाई में भी देख चुके हैं। उस चित्र के अनुसंधान में हमें आगे क्या नया सीखना है उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो आइए पहले इस चित्र को देखते हैं और इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ये आपको अपनी पुस्तक में लिखना है। तो आइए स्क्रीन के माध्यम से इस चित्र को देखते हैं। बच्चों, आप स्क्रीन के माध्यम से एक चित्र को देख पा रहे हैं। इस चित्र में बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, जैसे कि यह चित्र एक बगीचे का चित्र है। बगीचे के पीछे बहुत ही बड़े पर्वत हैं। बगीचे के पास एक वॉचमैन खड़ा है, उन्हीं के पास एक परी है। बगीचे के अंदर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। बगीचे में एक आम का पेड़ है। दादाजी बैठे हुए हैं। माली है, वह अपना काम कर रहा है। दो लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। एक माताजी अपने बच्चे को लेकर के जा रही हैं। तो आपको इस चित्र में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बच्चों, इस चित्र में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जाति के व्यक्ति दिख रहे हैं। जाति अर्थात मुख्यतः दो जातियाँ जो कि हिंदी व्याकरण से संलग्न हैं। पहली जाति पुल्लिंग और दूसरी स्त्रीलिंग, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये दो प्रकार के वाक्य और शब्द अक्सर हम हिंदी भाषा में देखते हैं। उनके बारे में अधिक जानकारी हम आज जानने वाले हैं। आइए स्क्रीन के माध्यम से हम और आगे देखते हैं। लिंग की परिभाषा। बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उन संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द जिससे हमें पता लगता है कि वह व्यक्ति या वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ऐसे संज्ञा शब्दों को लिंग शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं या लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, जैसा कि हमने अभी बात की। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, आओ, पा और न हो, वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं। देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पन, आओ, पा और न हो, वे प्रायः पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे कि मिलाप, कपड़ा, मोटापा, लड़कपन, मनन आदि। ये सभी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द की पहचान। पुल्लिंग शब्द की पहचान किस प्रकार से बच्चों हम कर सकते हैं? जैसे कि पर्वत, महीने, वार के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। सोचिए कैसे? जैसे हिमालय, महीनों के नाम देखें माघ, सावन, ये सभी नाम पुल्लिंग होते हैं। वारों के नाम में सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। उसी प्रकार से पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ आदि जो हैं वे भी अक्सर पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम भी अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल आदि। ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं। पुल्लिंग की पहचान अक्सर, जैसा कि हमने पढ़ा, पेड़ों के बारे में हमने पढ़ा, पेड़ों, अनाजों, द्रव्यों व पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे बरगद, पीपल, बाजरा, जौ, तेल, घी, दही आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी अक्सर पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, सिर, होंठ, कान, पैर, गला आदि। ये सभी शरीर के अंग हैं जो कि अक्सर पुल्लिंग नाम से पुकारे जाते हैं। केवल पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी ग्रह पुल्लिंग होते हैं।
जैसे कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सूर्य आदि, इन सभी ग्रहों को पुल्लिंग कहा जाता है। उसी प्रकार से जिन शब्दों के अंत में त्र वर्ण आता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे नक्षत्र, पवित्र, शास्त्र, मित्र, चित्र आदि। तो बच्चों, इस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों की हम पहचान कर सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द कहाँ कहाँ पर किस प्रकार से लिए जाते हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। आइए अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे, वह स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान भाषाओं, नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, यह सब भाषाओं के नाम हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार से नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, यह नदियों के नाम हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार से द्वादशी, पूर्णिमा अर्थात ये तिथियों के नाम हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। रोहिणी, राहु, केतु आदि, यह सब नक्षत्रों के नाम हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसी प्रकार से भोजनों तथा मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पूरी, सब्जी, दाल, कढ़ी, नमक, हल्दी, अजवाइन आदि। ये जो हैं वे सभी भोजन और मसालों के नाम हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। उसी प्रकार से कुछ उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जिसमें ऊ का उपयोग किया जाता है, जैसे आलू, झाड़ू, बालू आदि। ये जो शब्द हैं उकारांत शब्द हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं, अर्थात शरीर के कुछ ऐसे अंग हैं जो कि अक्सर स्त्रीलिंग नाम से पुकारे जाते हैं, जैसे टांग, अंगुली, छाती, गर्दन, आँखें, जुबान आदि। ये जो शरीर के अंग हैं वो अक्सर स्त्रीलिंग नाम से पुकारे जाते हैं। उसी प्रकार से इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं जिनमें ई का उपयोग होता है, जैसे नाली, खेती, रोटी, टोपी आदि। ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से हम स्त्रीलिंग शब्दों को जान सकते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब बच्चों, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनके पीछे प्रत्यय लगने के बाद में वह स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। तो आइए, कौन सा प्रत्यय लगने से वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा, यह हम देखते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, कुछ व्यवसाय बोधक शब्दों के अंत में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, अर्थात कुछ व्यवसायकार ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे इन प्रत्यय अगर जोड़ दिया जाए तो वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं धोबी, धोबी शब्द के पीछे इन प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? जी हाँ, शब्द बन जाएगा धोबिन। धोबिन यह स्त्रीलिंग शब्द है। धोबी की पत्नी को धोबिन कहा जाता है। उसी प्रकार से दूसरा व्यवसाय बोधक शब्द है लुहार। लुहार शब्द के पीछे इन प्रत्यय लगेगा तो कौन सा शब्द बनेगा बच्चों? बिल्कुल सही जाना आपने। लुहार के पीछे यदि इन प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा लुहारिन। लुहारिन जो है वह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। उसी प्रकार से माली, माली के पीछे इन प्रत्यय लगेगा तो शब्द बन जाएगा मालिन, अर्थात माली की पत्नी। तो यह मालिन जो शब्द बनेगा वह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। उसी प्रकार से पंडित, पंडित के पीछे इन प्रत्यय लगेगा तो पंडिताइन शब्द बनेगा, और पंडिताइन अर्थात पंडित की पत्नी, और पंडिताइन जो शब्द है वह स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। तो बच्चों, इस प्रकार से इन प्रत्यय को जोड़कर भी हम पुल्लिंग शब्द को
स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। खास करके जब व्यवसायकारों की जब हम बात करते हैं तब इन प्रत्यय का उपयोग करके पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही लिंग के बारे में हमने चर्चा की। अब आइए, लिंग परिवर्तन की जब बात होती है तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में सबसे पहले स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यदि हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में बराबर जानकारी रखते हैं तो कभी भी हम स्त्रीलिंग का जब पुल्लिंग में परिवर्तन करेंगे तो उसमें कहीं भी हमारी गलती नहीं होगी। आइए, कुछ शब्द यहाँ पर हैं जो कि पुल्लिंग है और उसका परिवर्तन स्त्रीलिंग में क्या होगा, यह हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। मैं पढ़ूंगा, आपको मेरे साथ पढ़ना है। पिता माता, पिता माता, भाई बहन, भाई बहन, लड़का लड़की, लड़का लड़की, शेर शेरनी, शेर शेरनी, बकरा बकरी, बकरा बकरी। तो बच्चों, आपने यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द किस प्रकार परिवर्तित होते हैं इसके कुछ उदाहरण देखें। तो बच्चों, इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है यह जान सकते हैं। तो बच्चों, अब प्रश्न हो चुका है आज के सवाल का। तो आइए, आज का सवाल हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं। आज का सवाल, निम्न शब्दों में से नौकर शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए। निम्न शब्दों में से नौकर शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कीजिए, जिसमें पहला शब्द है नौकरी, दूसरा शब्द है नौकराइन, तीसरा शब्द है नौकरिन और चौथा शब्द है नौकरानी। बच्चों, एक बार फिर से मैं विकल्प पढ़ूंगा। पहला शब्द है नौकरी, दूसरा शब्द है नौकराइन, तीसरा शब्द है नौकरीन और चौथा शब्द है नौकरानी। बच्चों, आपको इन चारों विकल्प में से सही उत्तर ढूंढकर निम्नलिखित फ़ोन नंबर, जो कि नोट कर लीजिए, 6 3 5 7 3 9 9 4 5 0, इस नंबर पर आज रात को 8 बजे से पहले फ़ोन करके आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने पुनरावर्तन 4 के दूसरे भाग में एक ही वाक्य को अलग अलग रूप से पढ़ने का प्रयास किया। तत्पश्चात हमने लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका किस तरह एक दूसरे में लिंग भेद और लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको आज के पुनरावर्तन कार्य के अनुसंधान में आपने जो भी यहाँ पर सीखा है उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसका पुनरावर्तन कार्य करना है। तब तक आप सभी घर पे रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। आप सभी का खूब खूब आभार, धन्यवाद।